Hello, guys, welcome you all to our channel Only Civil Services. This is Tanvi Pahuja, and our today's topic is Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में. फाउंडर थे A.O. ह्यूम. एक पहली ऑल इंडियन एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में देखने को मिलती है 1885 में. A.O. ह्यूम जो है एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. दो थ्योरीज हमें सामने आई हैं, क्योंकि सोचने वाली बात है कि एक ब्रिटिशर क्यों खुद हमारी इंडिया के लिए एक एसोसिएशन बना के देगा. तो एक थ्योरी है नेशनलिस्ट थ्योरी. नेशनलिस्ट थ्योरी हमें दी थी गोखले जी ने. ओके, ये हमें समझाते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद नेशनलिज्म की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा थी इंडिया में. तो उस नेशनलिस्ट की ग्रोथ का रिस्पॉन्स था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो अब बहुत बढ़ चुकी थी और 1857 के रिवॉल्ट में उनको कई चीज़ें समझ आई थी. दूसरा है सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी. सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी दी है लाला लाजपत राय ने. वो ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन खुद के लिए किया था, उनकी खुद की सेफ्टी के लिए किया था. उनका ऐसा मानना है कि A.O. ह्यूम को कोई बताता है कि इंडियंस जो है वो एक रिवॉल्ट की तैयारी कर रहे हैं. 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था. उन्हें नहीं पता था कि इंडियंस जो है इतना मैसिवली इकट्ठे हो सकते हैं हमारे रूल के खिलाफ. तो अब उनका ये मानना था कि एक ऐसी एसोसिएशन बना दी जाए जो वैसे तो कोई काम की ना हो, पर इंडियंस के बीच में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो आगे रिवॉल्ट का फॉर्मेशन ले रही है तो वो हमें पता चल जाए. इसे हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर. जब हम कुछ भी उसमें बनाते हैं तो प्रेशर अंदर क्रिएट होता है, और जब भी प्रेशर एक्सेस हो जाता है तो वो जो उसकी विसल या सीटी होती है उससे रिलीज हो जाता है. तो ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि जब इंडियंस का जो प्रेशर जो रिलीज़ होने वाला हो उससे पहले उन्हें पता चल जाए, तो उन्होंने कैटलिस्ट बना दिया इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को. लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसे वो सेफ्टी वॉल्व मानते थे, इसको आगे हम लाइटनिंग कंडक्टर की तरह देखेंगे जो इंडियंस को इंडिपेंडेंस दिलाएगी ब्रिटिश रूल या एलियन रूल से. ओके, चीफ आर्किटेक्ट जो रहते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस. फर्स्ट सेशन, इसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में. इसको प्रिसाइड किया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने. ये एक एमिनेंट लॉयर रहते हैं उस समय के, और इस सेशन को अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने. मतलब इंडिया के अलग अलग हिस्से से 72 लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को अटेंड किया था. इस सेशन में डिसाइड किया गया था कि हर दिसंबर, एवरी ईयर इन दिसंबर, लास्ट 3 days अ सेशन विल बी हेल्ड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इस सेशन में लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारी क्या डिमांड्स हैं, हमें किस तरीके से रिजोल्यूशन जो है या डिमांड्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट करनी है, और साल भर वो डिमांड्स के ऊपर काम किया जाएगा और हर साल एक नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर से ही. क्या एम्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके फॉर्मेशन का? तो एक था टू फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट. एक ऐसी मूवमेंट जो नेचर में नेशनलिस्ट हो और डेमोक्रेटिक हो. उसके बाद वो डेवलप और प्रपोगेट करना चाहते थे एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी. जो ब्रिटिशर्स की जो सोच थी उसके विरुद्ध जाकर ये अपने आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहते थे. उसके बाद ये अपनी डिमांड, जो इंडियंस की डिमांड जो है, उनको बनाकर ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट करते थे. इससे क्या होता था कि अब ये एक ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन हो गया. पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो लोकल थे. बंगालीज अपनी डिमांड पुट करते थे, मराठीज़ अपनी डिमांड पुट करते थे. अब जो डिमांड पुट की जाएगी वो एक इंडियन की पुट की जाएगी. पूरे इंडियंस मिलकर अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे. उसके बाद इंडियन नेशनलहुड, राष्ट्रीयता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना, इनका ये एम या इनका सिद्धांत था. किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का.
दो एरा दिखाई देते हैं हमको। पहला है एरा ऑफ मॉडरेट्स, नरम दलियों का समय था ये। 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप संभालते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद हमें राइज होते हुए दिखते हैं एक्सट्रीमिस्ट, मतलब मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो किस में बिलीव करते थे, मिलिटेंट वे में अपनी डिमांड्स को पूरा करने में, उग्रवादी भी कहा जाता है। 1905 से 1918 तक इन लोगों का लीडरशिप रहती है। मॉडरेट्स जो हैं वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अंदर रहकर काम करते हैं, लेकिन जो मिलिटेंट्स जो हैं वो मिलिटेंट तरीके से मिलिट्री का यूज़ कर कर, रिवॉल्ट्स का यूज़ कर कर अपनी डिमांड्स को पूरी करते हैं। सबसे पहले हम मॉडरेट्स के एरा को देख लेते हैं। कौन लीडर्स थे मॉडरेट्स के? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, WC बनर्जी और SN बनर्जी, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे मॉडरेट्स के इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उसके बाद इनकी अप्रोच कैसी रहती है ये हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स, जो मांगे रहती हैं वो कहाँ कैसे पूरी करते हैं, लॉ के अंदर, कानून के तहत वो अपनी मांगों को रखते हैं। उनकी जो डिमांड्स रहती हैं दैट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन, पिटीशन, मीटिंग्स एक्सेट्रा। ओके, वो ये चाहते थे कि जो कॉलोनियल रूल है वो नेशनल रूल बन जाए, पर उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी होती रहें। एक मॉडल है उसको यूज़ करते थे, दैट इज़ PPP मॉडल, दैट इज़ प्रेयर। मांग की जाती थी, मांगते थे वो ब्रिटिशर्स से कि हमारी इस डिमांड को पूरी करो। पिटीशन, याचिका दायर करते थे, और प्रोटेस्ट करते थे, मतलब प्रोटेस्ट कर दिया, धरना दे दिया, हड़ताल कर ली, ये उनकी जो अप्रोच थी। डिमांड्स जो है मॉडरेट्स ने जो ब्रिटिशर्स के सामने पुट करी हैं ये हम थोड़ी अब देख लेते हैं। कुछ इकोनॉमिक डिमांड्स जो है दैट वर पुट फॉरवर्ड। सबसे पहला था रिवेन्यू रिडक्शन, जो इतने सालों से आप हैवी ड्यूटी, हैवी टैक्सेस लोकल मेंस पे लगाए जा रहे हैं, रिवेन्यू पीजेंट्स पे जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको आप सबसे पहले रिड्यूस करिए। सॉल्ट के ऊपर जो आपने हैवी ड्यूटी लगाई हुई है उसको रिड्यूस करिए, जो कि एक लोकल मैन या कॉमन मैन ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल है पे करना। एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के ऊपर इतना जो खर्चा किया जा रहा है उसको कट करके लार्ज एलोकेशन ऑफ बजट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी बजट को इंक्रीज किया जाए, ऐसी मॉडरेट्स की डिमांड थी। क्योंकि जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी इंडिया की, इट वॉज फेसिंग अ इकोनॉमिक सेटबैक थ्रू ईयर्स, मैनी फेमाइंस हैड बीन हेल्ड इन द ब्रिटिश रूल। तो इसलिए डिमांड्स थी कि आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी है एक इंडिया, उसमें एलोकेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। जो लोकल इंडियन वर्कर्स थे वो भी अपनी डिमांड करते थे कि हमारे वर्किंग आवर्स जो आप बेरहमी से 8 से 10 घंटा हमसे काम कराते हैं उसको कम करिए, और हमें जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, इंसान समझो हमें, उस तरीके से काम कराओ। प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चों से भी बहुत काम कराया जाता था। तो इंडियन वर्कर्स के लिए भी डिमांड पुट करी किसने? मॉडरेट्स ने। ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म चाहते थे क्योंकि यूनिलेटरल ट्रेड पॉलिसी थी, मतलब जो फ़ायदा होता था ट्रेड से वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को होता था। एक इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया था रॉ मटेरियल का, और एक मार्केट बना दिया था फिनिश्ड गुड्स का। तो इससे जो फ़ायदा है वो सिर्फ किसको मिलता था? ब्रिटिशर्स को। इंडिया सिर्फ एक्सप्लॉइट हो रही थी। उसके बाद ये जो ट्रेड पॉलिसी थी उसको देखकर ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देते हैं दादा भाई नाओरजी, और हमें समझाते हैं कि किस तरीके की इंडिया का जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रहा है, कहाँ? ब्रिटिशर्स को। मतलब हमारा ही जो रॉ कॉटन है उसे ले जाकर लिवरपूल, इन सब ब्रांड्स की कपड़े आते थे इंडिया में, और हम उसे महंगा महंगा खरीदते थे। तो ऐसे क्या होता था, जो वेल्थ है इंडियंस का वो कहाँ पहुँच रहा था? इंग्लैंड में, और उनकी रिचनेस को बढ़ा रहा था। तो ये डिमांड्स किसने पुट करी? मॉडरेट्स ने। फिर पॉलिटिकल डिमांड्स भी कुछ पुट करी। उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। वो चाहते थे कि इंडियंस जजेस जो हैं वो भी यूरोपियन सिटीजन्स हैं उनको ट्राई कर सकें। मतलब इंडियन जजेस को ये आज्ञा नहीं थी कि वो यूरोपियंस
जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकें। तो ये डिमांड पुट करी थी एक। उसके बाद कुछ सिविल राइट्स की डिमांड करी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस के तहत। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो लिटिन ने पास किया था, उसके तहत कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे इंडियन और वर्नैक्युलर प्रेस पे। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए सिविल राइट्स की मांग करी थी मॉडरेट्स ने। अब क्योंकि मॉडरेट्स के टाइम पर भी कई डिमांड्स पुट करी गई और कई काम हुए किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, तो गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था इसके खिलाफ ये हम देख लेते हैं। शुरू में तो बहुत ही वेलकम किया उन्होंने, सेफ्टी वॉल समझा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का रूप ले रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है, तो वो बहुत हॉस्टाइल होते गए नेशनल कांग्रेस की तरफ। लॉर्ड डफरिन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम इंडिया में जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। उनका स्टेटमेंट था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, किसकी, लोगों की एक छोटा सा माइनॉरिटी है, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल्स थे उनको डिसलॉयल बाबूस कहना स्टार्ट किया। मतलब ये अब हर्ट कर रहे थे फीलिंग्स को, किसकी, इंडियन की फीलिंग्स को। उसके बाद फूट डालो शासन करो की उनकी जो नीति थी उसको अपनाते हुए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट डाली, जिसका रिजल्ट हमको देखने को मिलता है 1887 से 88 में एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कौन, सर सैयद अहमद खान और राजा सिंह प्रसाद ऑफ बनारस। ये लोग फॉर्म करते हैं एक यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जो किसके खिलाफ होती है, कांग्रेस के खिलाफ होती है। मॉडरेट्स ने अपने समय पर क्या अचीव करा, उन्होंने 1885 से 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को संभाला। तो क्या उनकी अचीवमेंट्स थी ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लॉन्चिंग ऑफ ऑल इंडियन एसोसिएशन। अभी तक इंडिया में ऐसी कोई भी एसोसिएशन नहीं थी जो कि नेचर में ऑल इंडिया हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मॉडरेट्स का। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हमारी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट है वो एक है, हम एक नेशन है, हम अलग अलग रीजन, अलग अलग लोकल के लोग नहीं हैं, हम एक नेशन है, हमारी कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट है, और हमारा जो एनिमी है वो भी कॉमन है, दैट इज़ ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से लोगों को जागरूक किया मॉडरेट्स ने, डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टी के आइडिया को प्रोपोगेट किया, पॉपुलराइज किया इंडिया में। ओके, पॉलिटिकल स्टार्टअप किया, अभी तक कोई भी पॉलिटिकल स्टार्टअप नहीं था इंडिया में। एक्सपोज्ड ट्रू कैरेक्टर ऑफ इम्पीरियलिज्म, जो कॉलोनियल रूल इंक्रीज हो रहा था, इम्पीरियलिस्ट नेचर था जो ब्रिटिशर्स का, उसको दर्शाया, लोगों तक पहुंचाया। और इनका एक अचीवमेंट था इंडियन काउंसिल एक्ट का पासेज 1892 में होता है। ओके, अचीवमेंट्स के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स की कुछ कमियां भी थीं, तभी हमको आगे एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप उजागर होते हुए दिखाई देता है। क्या वीकनेस थे वो हम देख लेते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स को बहुत कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट किया, मतलब बहुत हल्के में लिया कि अरे ये क्या कर लेंगे, ये तो सिर्फ डिमांड्स कर रहे हैं, 10 डिमांड्स रखेंगे, हम इनकी कोई एक डिमांड को पूरा कर देंगे, ठीक है, और वापस ये वो 9 डिमांड्स लेकर आएंगे, उसमें थोड़ी बहुत डिमांड्स इनकी पूरी कर दी जाएगी, ऐसे इनको ट्रीट करेंगे। उसके बाद दे फेल्ड टू एक्वायर रूट्स विद कॉमन पीपल। ओके, ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर पाए ये लोग ब्रिटिशर्स, जो कॉमन पीपल हैं उनके साथ अटैचमेंट क्रिएट नहीं कर पाए, ये इनकी कमी रही। उसके बाद मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूरी बनाकर रखती है इनिशियल स्टेट पे मॉडरेट्स के टाइम पर, ये कमियां रहती हैं मॉडरेट्स की। उसके बाद इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं हम थोड़ा, पीरियड जो है 1858 से 1905 तक। ओके, ये 1858 नहीं 1885 है, सॉरी, से 1905 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, इट वाज द सीड टाइम। ये एक ऐसा टाइम है जैसे मान लीजिए एक ऑल इंडियन एसोसिएशन, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़ा पेड़ है,
तो ये उगेगा कैसे, एक सीड से उगेगा। तो इस सीड को उगाने का काम बहुत ही अच्छे से किसने किया था, मॉडरेट्स ने। और इसी पेड़ ने आगे जाके हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, पेड़ मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ओके तो आज हमने मॉडरेट्स का पूरा फेज देख लिया है कि उनके लीडर्स कौन थे, उनकी अप्रोच क्या थी, किस तरीके से वो काम करते थे। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे क्या क्या डिमांड्स रखी और उस डिमांड्स में से उनको अचीवमेंट क्या मिली और क्या कमी थी जो एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट डीपली। जिस तरीके से हमने आज मॉडरेट्स देखा, हम एक्सट्रीमिस्ट देखने वाले हैं। तो इसके लिए स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ओनली सिविल सर्विसेज। Thank you.